प्रधानमंत्री ने आगरा मेट्रो रेल परियोजना का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया शिलान्यास। 29.4 किलोमीटर मेट्रो रेल बनने का आगरा वासियों और पर्यटकों को मिलेगा लाभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर सशस्त्र बलों और उनके परिवारों को व्यक्त किया आभार। लखनऊ में मुख्यमंत्री को भी लगाया गया झंडा। रामपुर के परंपरागत उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने रामपुर हाट का किया निरीक्षण। कहा, रामपुर के उत्पादों को विश्व बाजार में मिलेगी जगह। और दिल्ली पुलिस ने कश्मीर और पाकिस्तान के 5 आतंकवादियों को किया गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं दीपाली सिंह। आप समाचार विस्तार से। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आगरा मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास किया। आगरा मेट्रो रेल परियोजना 29.4 किलोमीटर लंबे 2 कॉरिडोर में प्रस्तावित है। ताज ईस्ट गेट से सिकंदरा के बीच लगभग 14 किलोमीटर पहला कॉरिडोर है। इस पर 13 मेट्रो स्टेशन स्थापित होंगे। वहीं दूसरा कॉरिडोर आगरा कैंट से कालिंदा बिहार के बीच निर्मित होगा। इसकी लंबाई 15.4 किलोमीटर है। इसमें 14 मेट्रो स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इस रेल परियोजना में 26 लाख की आबादी लाभान्वित होगी तथा आगरा आने वाले 60 लाख पर्यटक भी विश्व स्तरीय मेट्रो रेल सेवा का लाभ उठा सकेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आगरा वासियों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है। पर्यटन नगरी को मेट्रो रेल सेवा से लाभ मिलेगा। शहर में पर्यावरण के अनुकूल ट्रांसपोर्ट विकसित होने से ताज सहित पूरे शहर को लाभ मिलेगा। आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगरा जैसे ऐतिहासिक सिटी को आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट के एक नए युग की ओर आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस मेट्रो कॉरपोरेशन के कार्य का शुभारंभ करने के साथ एक नए युग की ओर आगरा और आगरा से जुड़े हुए लोग जाएंगे। इस दृष्टि से, क्योंकि आगरा में न केवल वर्तमान में 26 लाख की आबादी यहां पे निवास करती है, अपितु प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में देशी विदेशी पर्यटक भी इस आगरा सिटी में आकर के पर्यटन की सुविधाओं का लाभ लेते हैं। लेकिन आज के समय के अनुरूप आगरा शहर में पर्यावरण के अनुकूल पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुविधा का अभाव होने के कारण अक्सर पर्यटन की सुविधाओं को विकसित करने और उसे प्रोत्साहित करने में दिक्कतें आ रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार इस पर चिंता व्यक्त की, लेकिन उस सब के बावजूद देश के अंदर बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए, मेट्रो जैसी सुविधाओं के विकास के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 6 वर्षों के दौरान देश के अंदर जो प्रयास प्रारंभ किए, आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भी तेजी के साथ मेट्रो सुविधाओं का व्यापक प्रसार हुआ है। प्रदेश के अंदर गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सफलतापूर्वक मेट्रो के संचालन के साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कानपुर शहर में मेट्रो कार्य के शुभारंभ का जो कार्य प्रारंभ हुआ था, युद्ध स्तर पर मेट्रो का कार्य कानपुर में वर्तमान में चल रहा है। और आज हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि आगरा सिटी में भी मेट्रो कार्य का शुभारंभ आज प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगरा वासियों की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कहा कि आगरा के पास बहुत पुरातन पहचान तो हमेशा से रही है, अब इसमें आधुनिकता का नया आयाम जुड़ा है। सैकड़ों वर्षों का इतिहास संजोए ये शहर अब 21वीं सदी के साथ कदम ताल मिलाने के लिए तैयार हो रहा है। आगरा में स्मार्ट सुविधाएं विकसित करने के लिए पहले ही लगभग 1000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। पिछले साल जिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास करने का मुझे अवसर मिला था, वो भी तैयार हो चुका है।
भाइयों और बहनों, आगरा में स्मार्ट सुविधाएं विकसित करने के लिए पहले ही लगभग 1000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। पिछले साल जिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास करने का मुझे सौभाग्य मिला था, वो भी बनकर तैयार है। मुझे बताया गया है कि कोरोना के समय में ये सेंटर बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ। अब 8000 करोड़ रुपए से अधिक का ये मेट्रो प्रोजेक्ट आगरा में स्मार्ट सुविधाओं के निर्माण से जुड़े मिशन को और मजबूत करेगा। साथियों, बीते 6 सालों में यूपी के साथ ही पूरे देश में जिस स्पीड और स्केल पर मेट्रो नेटवर्क पर काम हुआ, वही सरकार की पहचान और प्रतिबद्धता दोनों को दर्शाता है। 2014 तक देश में लगभग 225 किलोमीटर मेट्रो लाइन ऑपरेशनल हुई थी। साल 2014 के बाद के 6 वर्षों में देश में 450 किलोमीटर से ज्यादा मेट्रो लाइन देश भर में ऑपरेशनल है और लगभग 1000 किलोमीटर मेट्रो लाइन पर तेज गति से काम भी चल रहा है। आज देश के 27 शहरों में मेट्रो का काम या तो पूरा हो चुका है या फिर काम अलग अलग चरणों में है। यूपी की ही बात करें तो आगरा मेट्रो सुविधा से जुड़ने वाला ये यूपी का 7वां शहर है। और इनके बीच एक और बात बहुत विशेष है। देश में सिर्फ मेट्रो रेल नेटवर्क ही नहीं बन रहा है, बल्कि आज मेट्रो कोच भी मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बन रहे हैं। यही नहीं, जो सिग्नल सिस्टम है उसका भी पूरी तरह से भारत में ही निर्माण हो, इस पर भी काम चल रहा है। यानी अब मेट्रो नेटवर्क के मामले में भी भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेट्रो रेल मेक इन इंडिया में तैयार हो रही है। उन्होंने कहा कि सिग्नल सिस्टम भी भारत में ही तैयार किया गया है। भारत कई मामलों में आत्मनिर्भर होता जा रहा है। भाइयों और बहनों, आज के नए भारत के सपने उतने ही बड़े हैं, उतने ही विराट हैं, लेकिन सिर्फ सपने देखने से काम नहीं चलता। सपनों को साहस के साथ पूरा भी करना पड़ता है। जब आप साहस के साथ, समर्पण के साथ आगे बढ़ते हैं तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। भारत का सामान्य युवा, भारत के छोटे शहर आज यही साहस दिखा रहे हैं, यही समर्पण दिखा रहे हैं। 20वीं सदी में जो भूमिका देश के मेट्रो शहरों ने निभाई, उसी भूमिका को विस्तार देने का काम अब हमारे आगरा जैसे छोटे शहर कर रहे हैं। छोटे शहरों को आत्मनिर्भर भारत की धुरी बनाने के लिए ही अनेक विकास पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इन शहरों में तो हर वो चीज है
जो आत्मनिर्भरता के लिए हमें चाहिए। यहां की भूमि, यहां के किसानों में अपार सामर्थ्य है। पशुधन के मामले में भी ये क्षेत्र देश में अग्रणी है। ऐसे में यहां डेयरी और फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योग के लिए बहुत संभावनाएं हैं। इसके अलावा ये क्षेत्र सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी आगे बढ़ रहा है। साथियों, आधुनिक सुविधाएं मिलने से, आधुनिक कनेक्टिविटी मिलने से पश्चिमी यूपी का ये सामर्थ्य और बढ़ रहा है। देश का पहला रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम मेरठ से दिल्ली के बीच बन रहा है। दिल्ली मेरठ के बीच 14 लेन का एक्सप्रेस वे भी जल्द ही इस क्षेत्र के लोगों की सेवा देने लगेगा। आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस है। ये दिन देश की रक्षा करते हुए अभूतपूर्व त्याग और बलिदान करने वाले शहीद सैनिकों की याद में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर ट्वीट कर कहा कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस हमारे सशस्त्र बलों और उनके परिवारों के प्रति आभार व्यक्त करने का दिन है। भारत को उनकी वीरता और निस्वार्थ बलिदान पर गर्व है। हमारी सेनाओं के कल्याण में योगदान दें। ये कार्य हमारे कई बहादुर जवानों और उनके परिवारों की मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने अपील की कि सैनिकों और उनके परिवारजनों के कल्याण के लिए आगे आएं। आज भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों के कल्याण हेतु भारत की जनता से धन संग्रह के प्रति समर्पित झंडा दिवस है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी झंडा दिवस पर झंडा लगाया गया। झंडा दिवस से प्राप्त धन युद्ध के समय हुई जनहानि में सहयोग, सेना में कार्यरत कर्मियों उनके परिवार के कल्याण हेतु, सेवानिवृत्त कर्मियों और उनके परिवार के कल्याण हेतु खर्च किया जाता है। सशस्त्र सेना दिवस के प्रतीक चिन्ह झंडे को बांटकर इसके द्वारा धन अर्जित किया जाता है। इसका उद्देश्य भारतीय सेना के जवानों के प्रति आभार प्रकट करना है। आज इसी क्रम में रिटायर्ड ब्रिगेडियर रवि कर्नल ज्ञान प्रकाश ने जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश से मुलाकात कर उन्हें झंडा लगाया। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। 1949 में 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस डिक्लेयर किया गया था और आज के दिन हमारे जितने भी वीर सैनिक हैं जिन्होंने देश की रक्षा में अपनी जान की आहुति दी है, उनको याद किया जाता है, उनके सेक्रीफाइसेस को याद किया जाता है और सभी देशवासी एवं प्रदेशवासियों से ये कामना की जाती है कि वो आके आज के दिन अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। झंडा दिवस 1949 में शुरू किया गया था। 7 दिसंबर 1949 से हम झंडा दिवस मनाते हैं ताकि शहीद सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों, विकलांग सैनिकों, उनके आश्रितों के लिए चलाई जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन एकत्रित किया जा सके। साथ ही साथ सैनिकों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। आज दिनांक 7 दिसंबर 2020 के शुभ अवसर पर सशस्त्र सेना झंडा दिवस के इस पावन पर्व पे, इस पावन अवसर पर मैं समस्त जनपद लखनऊ वासियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही साथ यही आग्रह करता हूं कि हम मिलजुल कर जो स्पिरिट है इसको और आगे बढ़ाएं, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए, और विशेष रूप से सेना के द्वारा जो राष्ट्रीय सेवा की जा रही है इसकी हम प्रशंसा करें। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने रामपुर के हुनर हाट का निरीक्षण करते हुए कहा कि यहां के परंपरागत उत्पाद जरी, पैचवर्क, चाकू, वायलिन, पतंग आदि सामानों को विश्व स्तरीय पहचान दिलाने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। रामपुर व आसपास के बने सामानों को कैसे दुनिया के बड़े बाजार तक पहुंचाया जाए जिससे उत्पादों का सही मूल्य मिल सके। रामपुर में परंपरागत उत्पादों में हस्तशिल्प का अच्छा काम किया जाता है। सूट, घाघरा, दुपट्टा, साड़ी, पर्दे, सोफा कवर, कुशन कवर में प्रयोग होने वाला चटापट्टी, पैचवर्क दुनिया भर में जाना जाता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। दस्तकारों, शिल्पकारों, कारीगरों
को मौका मार्केट उपलब्ध कराने के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक आह्वान है वोकल फॉर लोकल, उसको साकार करता हुआ ये हुनर हाट है। हुनर हाट देश के अलग अलग भागों में हुआ है। रामपुर में जो हुनर हाट हो रहा है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। इसलिए इम्पॉर्टेंट होगा कि कोविड पीरियड के एक तरह से खात्मे के दौरान देश भर के जो दस्तकार हैं, लगभग 26 से 27 ऐसे राज्य हैं जहां से कि दस्तकार, शिल्पकार, कारीगर यहां आएंगे और लगभग 50% उसमें महिलाएं होंगी, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट की हों, चाहे कश्मीर की हों, चाहे साउथ के हों या अन्य स्थानों के भी, या उत्तर प्रदेश वगैरह रामपुर के तो हैं ही। कल्चरल इवेंट हुआ करेगा प्रतिदिन और बावर्ची खाना एक सेक्शन होगा जिसमें कि पूरे देश के अलग अलग व्यंजन होते हैं। केरला का अलग व्यंजन आपको मिलेगा, बंगाल का अलग मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के क्षेत्रों का अलग अलग व्यंजन आपको देखने को मिलेगा, पंजाब का होगा, हरियाणा का होगा, उत्तर प्रदेश का होगा। दिल्ली पुलिस ने आज ड्रग्स नेटवर्क और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में संलिप्त 5 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आतंकवादियों का संबंध हिजबुल मुजाहिदीन से है। इसमें 2 पंजाब और 2 कश्मीर से जुड़े हुए हैं। पकड़े गए पंजाबी आतंकवादियों का संबंध ISI से जुड़ा बताया जा रहा है। पंजाब में कामरेड बलविंदर सिंह संधू की हत्या में इन लोगों का नाम सामने आया था। ये बेसिकली ये गैंगस्टर्स हैं और इनके पीछे लिंकेजेस जो हैं वो पाकिस्तान बेस्ड ISI के जो ऑपरेटिव्स हैं उनसे। सिमिलरली जो कश्मीरी लोग हैं, इसमें जो 3 पकड़े गए हैं, इसमें से 2 लोगों के क्लियर कट लिंकेजेस आ रहे हैं। पर्टिकुलरली ये हिजबुल मुजाहिदीन के OGW कह सकते हैं और इनका सेटअप पाकिस्तान में और POK में जो इनके काउंटर पार्ट्स हैं उनसे हैं। तो बेसिकली इन 2 मूवमेंट्स के बीच ग्लू का काम जो है वो ISI कर रही है, इन दोनों को लिंक करके, और 2 टेरर फंडिंग को लिंक करने की कोशिश कर रही है, इनको लिंक टेरर परसीव करने के लिए। ये काफ़ी लंबा ऑपरेशन था जिसमें सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का भी बहुत बड़ा रोल रहा है कोऑर्डिनेशन में, कोऑपरेशन में, और उसके चलते ये सारे लोग पकड़े गए। सोनभद्र में 75 धान खरीद केंद्रों पर सरकार के सख्त निर्देश के बाद सभी सुविधाओं सहित धान खरीद की जा रही है। लगभग 23,000 पंजीकृत किसानों में 4,000 किसानों से 20,000 मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है। किसानों के खाते में 24 करोड़ 50 लाख रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है। इस वर्ष 1,15,000 मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 18% धान खरीदा जा चुका है। सभी किसानों को डिजिटल माध्यम से 72 घंटे के भीतर भुगतान किया जा रहा है। कोविड-19 को देखते हुए मास्क, सैनिटाइजर और हाथ धोने की व्यवस्था क्रय केंद्रों पर की गई है। परसों से नंबर लगाए थे, साहब ने हमसे कहा कि आप परसों आके तोड़वा लीजिएगा। हमने समय से आया और हमारा नंबर लग गया है और हमारा वजन अभी हो रहा है सर। भुगतान की स्थिति है सर कि लगभग 3 दिन, और इस वर्ष हम लोगों को बहुत ज़्यादा नंबर का इंतज़ार नहीं करना पड़ा और समय से हम लोग का वो धान उतरने के लिए तैयारी हो गई है। कुल मिला के सरकार को कहना चाहेंगे कि पहले से अच्छा सरकार है और ठीक ठाक है, किसानों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। सर आइकलॉग इस समय तुरंत भुगतान हो जा रहा है, बिक भी जा रहा है तुरंत, 1-2 दिन के अंदर धान हम लोग का खाता हो जा रहा है। इस समय कोई दिक्कत नहीं है हम लोग का, हर काम टाइम से हो जा रहा है, ऑनलाइन हो जा रहा है व्यवस्था। हाँ, नंबर पहले धाधली से लग जाता था, अब ऑनलाइन व्यवस्था, सब नंबर लग जा रहा है। किसानों को कोई नुकसानी नहीं है इसमें। बहुत समय से धान बिक जा रहा है, पैसा आ जा रहा है। इस बार यहाँ काफ़ी सुविधा मिल रही है किसानों को, हाथ धोने होने की व्यवस्था है यहाँ। पहले इसी क्रय केंद्र पर सर 1-1 हफ्ता किसानों को इंतजार करना पड़ता था, लेकिन आज जो है आ रहा है माल और तुरंत खाली हो रहा है। सरकार के लिए सर हम बधाई देना चाहेंगे और योगी जी के लिए जो है खाद, बीज, हर कुछ की समय किसानों की समस्या हल हो गई है। किसानों की बैठने की व्यवस्था है, अगर कभी रात्रि में विश्राम करने की कोई ज़रूरत पड़ गई तो उसके लिए भी व्यवस्थाएं की गई हैं। केंद्र पर हाथ धुलने के लिए सैनिटाइज़र, साबुन आदि की व्यवस्था की गई है। कुछ मास्क भी रखे गए हैं, जो बहुत किसान, इस तरह ज़्यादातर लोग गमछा लगा के आते हैं, मास्क लेके आते हैं, जिनके पास नहीं होता उनको उपलब्ध कराया जाता है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा रहा है केंद्र पर। जनपद में 75 क्रय केंद्रों पे धान खरीद की जा रही है। अब तक किसान जो कुल पंजीकृत हुए हैं जनपद में वो लगभग 23,000।
लगभग 4000 किसानों ने अब तक धान बेचा है। उनसे लगभग 20,000 MT की खरीद की जा चुकी है, जो लक्ष्य 1,15,000 के सापेक्ष 17.5% हो चुका है। समाचार अभी और भी हैं, पहले लेते हैं ये विराम। ध्यान रखते हैं हर घड़ी मेरा, और माँ जी प्यार से हाथ बटाती हैं। अगर हर कोई रखता है मेरा इतना ख्याल, तो मैं क्यों न रखूं अपना ध्यान। इसीलिए 9 तारीख को सरकारी अस्पताल जाती हूँ, जहाँ अब सरकारी के संग प्राइवेट डॉक्टर भी आते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत हर महीने की 9 तारीख को सभी सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की विशेष सेहत जांच मुफ्त की जाती है, ताकि अगर खतरे के लक्षण हो तो उनका सही समय पर इलाज कर सके। अपने डॉक्टर या ANM की मदद से नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद अपने स्तन पर रखें। उसे नहलाएं नहीं और साफ सूखे कपड़े से पोंछें। उसकी नाल को साफ और सूखा रखें। टोपी पहनाकर कपड़े में लपेटकर अपने पास रखें। उसे स्तनपान कराएं रात और दिन हर 4-6 घंटे में। अगर बच्चे को सांस लेने या स्तनपान करने में तकलीफ हो रही हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर फोन। इतनी प्यारी, आय हाय, जाने क्या खाए। 6 महीने में होगा माँ का दूध ही। ना रे ना, जरूर खाए कुछ और भी। दीदी चावल का मार, फिर दाल का पानी। ध्यान से देख, है कुछ और कहानी। मुन्नी ऐसी बढ़ती जाए, बताओ ना क्या क्या खाए। यही सब। पर 6 महीने की हुई अभी तो। अरे तभी तो। घर में जो भी हो सब पकाओ, गाढ़ा बनाओ और खिलाओ। 6 महीने जब पूरे हो जाएं, पेट पूजा की घड़ी आए। विराम के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक तरफ सरकार किसानों के आय दोगुनी करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, वहीं किसानों को धोखा देने के लोग नकली खाद बना रहे हैं। लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में नकली खाद बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई है। फैक्ट्री की बनाई गई नकली खाद आसपास के इलाकों में सस्ते दामों पर बेची जा रही थी। कई जगह पुलिस और कृषि विभाग के अधिकारियों ने छापा मारकर नकली उर्वरक बरामद किया। नकली खाद बनाने वाले लोग कई ब्रांड की नकली खाद बनाकर बाजार में बेच रहे थे, जहां से भारी मुनाफा कमा रहे थे। वहीं किसानों को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। घसियारी मंडी तिराहे के पास आज सर्विलांस टीम पुलिस के द्वारा जो निरीक्षक रघुवंशी जी हैं उनसे हमारी वार्ता हुई और ये अवगत कराया गया कि घसियारी मंडी तिराहे के पास अरविंद पुस्तक भंडार की एक दुकान में अवैध नकली और संदिग्ध उर्वरक भंडारित है और यहाँ से उर्वरक का व्यापार किया जा रहा है, किसानों को बिक्री किया जा रहा है। आज मैं 11 बजे यहाँ पहुँचकर अपने पूरी टीम के साथ और पुलिस सर्विलांस टीम के साथ यहाँ छापे की कार्रवाई किया हूँ। यहाँ जो भी नकली और संदिग्ध उर्वरक की बोरियाँ यहाँ मिली हैं लगभग 1000 संख्या में, जिसमें 400 बोरियाँ नकली उर्वरक की भरी हुई सिली हुई पाई गई हैं और 600 बोरियाँ प्रिंटेड विभिन्न कंपनियों की पाई गई हैं। इसमें लगातार कार्रवाई अब की जाएगी और ऐसे लोगों को जो गिरोह बंद होकर एक संगठित गिरोह के रूप में नकली उर्वरक का व्यवसाय कर रहे हैं, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। कृषि विभाग की टीम और पूरा पुलिस सर्विलांस टीम सक्रिय है और इससे संबंधित जो भी व्यक्ति इस अपराध को, इस जघन्य अपराध को करते हुए पकड़ा जाएगा, उसके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। राजधानी लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण बालिकाओं ने पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब की कहावत को गलत साबित कर दिया है। जोश एकेडमी समिति के बॉक्सिंग कोच मोहम्मद सैफ खान ने बताया कि मलियाबाद ग्रामीण क्षेत्र में बालिकाओं की स्थिति पहले बहुत खराब थी, जिसको देखते हुए उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में गरीब बालिकाओं का चयन कर उन्हें बॉक्सिंग का निःशुल्क प्रशिक्षण देकर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल लेवल पर पहुंचाकर आत्मनिर्भर बनाए हैं। ग्रामीण क्षेत्र की सुरभि अनामिका शिवानी ने बताया कि उनका सपना बॉक्सिंग खेल में ओलंपिक जीतकर देश का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम रोशन करना है। मेरे पिताजी ने गांव की गरीब लड़कियों को और किसानों को गरीब देख के जोश एकेडमी समिति की शुरुआत की थी। पिताजी का नाम डॉक्टर उस्मत मलियाबादी है। मैं यहाँ पर बॉक्सिंग कोच हूँ। मैं यूपी बॉक्सिंग एसोसिएशन से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने जोश एकेडमी के तहत गांव-गांव जाके वर्क किया
वो गरीब लड़कियां जो पैसे लगा के शहरों में जाके बॉक्सिंग नहीं कर सकती थीं, अपना सेल्फ डिफेंस नहीं सीख सकती थीं, उनको वर्क करके तलाश करके लाए। उनके घर वालों को, उनके माता पिता को समझाया कि बॉक्सिंग से उनका ये फ़ायदा है और उनको यहाँ पर ट्रेनिंग दी। मैंने उनको डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल तक खिलाया। मैं कोशिश करूँगा कि यही बच्चियाँ आगे चल के नेशनल, ओलंपिक और इंटरनेशनल तक खेल के अपने देश का नाम और प्रधानमंत्री जी का नाम रोशन कर सकें। पहले मुझे पता चला कि हमारे यहाँ सैफ सर हम लोग को बॉक्सिंग सिखाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि गांव में ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हम लोग बॉक्सिंग सीख सकते हैं। फिर मैंने जाकर के वहाँ पे ज्वाइन किया। अच्छा ग्राउंड, प्रॉपर इक्विपमेंट्स ना होने के बावजूद भी हम लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट लेवल भी हम लोगों ने खेला है और मैं इस योग्य हो गई हूँ कि मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल भी खेला है। अब आगे जाकर स्टेट, नेशनल और ओलंपिक, इंडिया का नाम रोशन भी करना चाहूँगी। मेरी खेल में रुचि थी तो मुझे पता चला कि सैफ सर बॉक्सिंग सिखाते हैं, तो मैंने उनसे संपर्क किया तो पता चला कि वो निःशुल्क बॉक्सिंग सिखाते हैं और मैं वहाँ पे बॉक्सिंग सीखी। फिर उसके बाद मुझे डिस्ट्रिक्ट खेलने को मिला तो डिस्ट्रिक्ट खेला, उसमें मेडल मारा और फिर उसके बाद स्टेट खेलने गई। स्टेट में भी मेरा मेडल हुआ। तब मैं वहाँ से नेशनल खेलने गई। नेशनल तक मैं पहुँची और मैं चाहती हूँ कि ओलंपिक तक खेल के अपने देश का और प्रधानमंत्री जी का नाम रोशन करूँ। पर्यावरण के लिए मुसीबत बनी पराली अब आय का जरिया बनने लगी है। बरेली जिले में दर्जनों किसान पराली को जैविक खाद में बदलकर उसकी बिक्री कर रहे हैं। इस नई तरकीब से कमाई होने के साथ पर्यावरण प्रदूषण पर भी लगाम लग रही है। ऐसे ही प्रयास को सच कर दिखाए हाफिजगंज के ग्रेम गांव के रहने वाले सर्वेश गंगवार ने। उनके द्वारा पराली को सड़ाकर बनाई गई जैविक खाद की अच्छी डिमांड है। मशरूम का उत्पादन करने वाले किसानों के बीच ये खाद खूब लोकप्रिय हो रही है। कई अन्य किसान भी इस जैविक खाद की खरीद कर अपनी आय बढ़ा रहे हैं। पराली से खाद बनाने के लिए किसान पहले मशीन के जरिए उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं। इसके बाद वेस्ट डीकंपोजर की मदद से इसे सड़ाया जाता है। हाफिजगंज क्षेत्र के गांव ग्रेम में से जैविक खाद बनाने वाले सर्वेश ने बताया कि तरीका बहुत सस्ता है। पराली और वेस्ट डीकंपोजर की मदद से बहुत कम खर्च पर जैविक खाद बनाई जा सकती है। कई किसान इससे आय भी अर्जित कर रहे हैं। पराली जलाने की घटनाओं में भी कमी आई है। पराली से मशरूम उत्पादन के लिए खाद बनाई है, इससे हम मशरूम उत्पादन कर सकते हैं। हमारे किसानों को दिक्कत आ रही थी, अगर पराली जलाते हैं तो सरकार भी दंडित कर रही थी और खेत में मित्र कीट भी जल रहे थे, जिससे ज़मीन की उर्वरक क्षमता नष्ट हो रही थी। या तो पराली का दो ही साधन मुझे लगा, या तो इसकी मल्चिंग करते खेत में ही मिला दें, नहीं मिलाएं तो ये मशरूम उत्पादन एक अच्छा विकल्प लगा मुझे। मेरे साथ मेरे मित्र भी हैं बहुत से जो जुड़े हुए हैं और जो जैविक खेती भी करते हैं साथ में, और मशरूम उत्पादन भी इस बार हम लोगों ने किया है पराली से। जैसे हमें सर्वेश भाई ने सलाह दी कि मशरूम की खेती करो, तो उस पराली को हमने बचा के खांद के उसमें मशरूम की खेती कर रहे हैं। इसे हमें समूह में जुड़ के लाभ मिले। ग्रेम गांव के सर्वेश जो हैं वो हमारे अच्छे प्रगतिशील किसान हैं और हमारी जानकारी में भी है उनके जो इन्होंने जो इनोवेटिव प्रयास किया है, वो वर्तमान में जिस तरह से पराली को एनजीटी के निर्देश के माध्यम से प्रतिबंधित किया गया है, तो निश्चित ही हमें किसानों को बहुत विकल्प देने पड़ेंगे कि पराली का प्रबंधन किस प्रकार किया जाए, क्योंकि पराली में भी कई पोषक तत्व होते हैं जो मृदा में डिकम्पोज होके और वो उसमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों को उपलब्ध कराते हैं। इसके अतिरिक्त जिस तरह से बता रहे हैं आप सर्वेश जी ने किया है, वो पराली को इकट्ठा करके उन्होंने डिकम्पोज किया और उसको एक जैविक खाद के रूप में परिवर्तित किया और फिर उसमें विभिन्न तरह के जैसे मशरूम वगैरह जो होती है, मशरूम की खेती उन्होंने प्रारंभ की है, जो कि एक बहुत ही अच्छा प्रयास है। अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने आगरा मेट्रो रेल परियोजना का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया शिलान्यास। 29.4 किलोमीटर मेट्रो रेल बनने का आगरावासियों और पर्यटकों को मिलेगा लाभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर सशस्त्र बलों और उनके परिवारों का व्यक्त किया आभार। लखनऊ में मुख्यमंत्री को भी लगाया गया झंडा। रामपुर के परंपरागत उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने रामपुर हाट का किया निरीक्षण। कहा, रामपुर के उत्पादों को विश्व बाजार में मिलेगी जगह।
दिल्ली पुलिस ने कश्मीर और पाकिस्तान के 5 आतंकवादियों को किया गिरफ्तार। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लगे आतंकवादियों का ISI और हिजबुल मुजाहिदीन से था संबंध। और अंत में एक जरूरी संदेश। कोरोना से बचाव के लिए अपने हाथ नियमित रूप से धोएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें। साथ ही जब भी बाहर निकले मास्क होना जरूरी है। जेब अथवा थैले में नहीं बल्कि इस तरह से अपने चेहरे पर लगाएं, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।